नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत और जापान के रिलेशंस की। अगर हम बात करें भारत जापान की, तो भारत में जापान की एक बहुत ही अच्छी गुडविल है। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, अगर हम बात करते हैं इसकी क्वालिटीज़ की, तो हम यही प्रेफर करते हैं कि वह प्रोडक्ट्स हो जापान के। तो अगर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के साथ इतने अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, अगर इतने गहरे संबंध है, जिस स्तर के अगर हमारे रशिया और उसके यूएसएसआर के साथ हुआ करते थे, तो वो हो सकता है भारत और जापान का। और जो जब से रिफॉर्म्स आए, 1991 के रिफॉर्म्स आए, उसके बाद से भारत और जापान के संबंध और ज़्यादा गहराते गए। तो हमारे जापान के साथ संबंध से यह आर्थिक स्थिति को लेकर ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बहुत से जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी शामिल है। जैसे कि दोनों ही एशिया के देश है, और एशिया की दोनों ही एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमीज है। जापान एशिया का एकमात्र डेवलप्ड नेशन है, और भारत एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ और ग्लोबल पावर, ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर एक देश है। और बात करें अगर हम चाइना की, तो चाइना के भारत से भी कॉन्फ्लिक्ट्स है और जापान से भी उनके कॉन्फ्लिक्ट रहे। फिर अगर इकोनॉमी की बात करें, तो पूरे एशिया में चाइना इस वक्त अपने मार्केट को फैलाना चाह रहा है, मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा है। तो उस केस में चाहता है जापान की किसी पार्टनर्स की मदद ली जाए, जो इस जापान को काउंटर कर सके। और फिर अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की, तो वहाँ भी चाइना का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। तो इसे लेके इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का एक क्वाड ग्रुप मौजूद है, जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जा रहा है, जो पूरे इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन पे निगरानी रख सके। तो अगर हमें बात करते भारत और जापान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की, तो भारत से बुद्धिज़्म जापान में फैला 6th सेंचुरी में, और इस बुद्धिज़्म के पहले भी भारत के जापान के साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ट्रेड हुआ करते थे सी रूट्स के द्वारा। फिर बुद्धिज़्म के साथ ही साथ भारत के कल्चर जापान में और ज़्यादा फिल्ट्रेट होके वहाँ तक पहुँचने लगे। तो आज के वक्त भी हमें जापानीज़ कल्चर में इंडियन कल्चर की बहुत से निशान देखने को मिल सकते हैं। तो यही कल्चरल क्लोजनेस भारत और जापान के रिलेशंस में एक सॉफ्ट पावर का काम करती है, तथा ये पीपल टू पीपल इमोशनल कनेक्टिविटीज को और ज़्यादा बढ़ाती है इन दोनों देशों के बीच में। फिर जब भारत इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तथा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ 1942 में, उस वक्त यूनाइटेड किंगडम, जो कि भारत में शासन करने वाला देश हुआ करता था, उसमें बहुत से भारत के सैनिक भी शामिल थे। उस वक्त यूनाइटेड किंगडम के एलाइज हुआ करते थे यूएसए, रशिया और फ्रांस। जबकि इनका युद्ध चल रहा था इसके अपोजिट में देशों में, उनमें आ रहे थे जापानीज एम्पायर, इटली और जर्मनी। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने ये पॉलिसीज अपनाई कि दोस्त दोस्त का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। तो यूएस का दुश्मन था जापान, तो भारत ने मदद ली जापान की। उसमें एक बहुत ही हमारे महान
देश के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जापानीज एम्पायर तथा की मदद ली और साथ ही साथ जापान की मदद से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भारत के लगभग 67,000 इंडियन सोल्जर्स थे, जिन्हें जापानीज एम्पायर के द्वारा बंधक बना लिया गया था 1948 में, जब सिंगापुर ने समर्पण किया। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने इन सभी 67,000 इंडियन सोल्जर्स को एकजुट किया और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जो कि भारत के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था, और इसका मकसद था भारत से ब्रिटिश राज का खात्मा। फिर जो भारत था उस वक्त भारत में ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तथा वर्ल्ड वॉर टू के बनने के बाद भारत के सैनिकों को ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत होने के कारणवश उन्हें ब्रिटिश और उसके एलाइज का सपोर्ट करने में शामिल कर लिया गया। तो इस पूरे युद्ध के दौरान भारत के 20 लाख सैनिक ने पार्टिसिपेट लिया। और फिर जब जापानीज एम्पायर आ रहा था बर्मा के थ्रू, जब उसने बर्मा को कॉन्कर कर लिया और वो भारत की सीमाओं में बढ़ रहा था, तो उस वक्त ब्रिटिश की आर्मीज और भारत के सैनिकों ने मिलकर इन जापानीज एक्सपेडिशंस को रोका, और इसी के साथ इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी की इंडियन नेशनल आर्मी का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब अगर हम आज़ादी के बाद के संबंध की बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ और 1949 में इन दोनों देशों के बीच संबंध और गहराते गए। तो उस वक्त भारत ने जापान की राजधानी टोक्यो में मौजूद टोक्यो जू में 2 हाथियों को भेजा, जो कि एक संदेश देता था कि जापानीज एम्पायर की वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो हार हुई, तो उससे वे आगे बढ़ के उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए तथा उन्हें मोटिवेट करने के लिए इन्होंने 2 हाथियों को भेजा। और साथ ही साथ भारत ने सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि इसके बहुत से एजेंडा थे जो जापान के अगेंस्ट जाते थे। सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1951 ये हारे हुए देशों को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराता था, तथा उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। मतलब युद्ध में जो कुछ भी हुआ उसका उनसे हर्जाना लिया जाना था, तो रिपेरेशन हुआ करता था। फिर जब जापान युद्ध के बाद फिर से मिटकर फिर से जब बना, तो इंडिया और जापान के बीच एक पीस ट्रीटी साइन की गई, और इसके साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस का बनना शुरू हुआ, तथा यह बन के आया 28 अप्रैल 1942 में। इसके बाद भारत के जितने भी क्लेम्स थे जापान के खिलाफ रिपेलेशंस को लेके, उन्होंने उसे वेव कर दिया, उन्होंने उसे उन रेपरेशंस को बख्श दिया, एक तरीके से बोल सकते। फिर वर्ल्ड वॉर टू में जापान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तथा जापान को फिर से खड़ा होना था
इसलिए उसे ज़रूरत थी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निर्माण करने के लिए, लोहे की, स्टील्स की, और ये ज़रूरतें पूरा की भारत के आयरन ओर्स ने। और फिर जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में जापान में विजिट किया, सॉरी, जापान के पीएम ने भारत को विजिट किया 1957 में, उसके बाद जापान ने भारत को भारत के ग्रोथ के लिए लोन देना शुरू किया, और वो लोन हुआ करता था येन में। तो इसे हम एक तरीके का करेंसी स्वैप बोल सकते हैं। हालांकि जब कोल्ड वॉर का दौर आया तो इन दोनों के देशों में बहुत से बाधाएं हुई, और साथ ही साथ जो अ, अ, भारत के कुछ अपने व्यक्तिगत पॉइंट्स थे, अपने व्यक्तिगत उसके वैल्यूज थे, मूल्य थे, और वो जापान, उसमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को भी मिल सकते हैं। तो जैसे कि जब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसके बाद जापान एक यूएस का एक एलाय बन के उभरा। यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान की मदद की, उसके टेक्नोलॉजी, उसके इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, या था वहाँ के जापान को फिर से एक तरीके से रीबिल्ड करने में। और उसके तरफ जो भारत था वो नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसीज को अपनाया, और साथ ही साथ ये लीन हुआ सोवियत यूनियन की तरफ। हालांकि 1980 में हमारे बायलैटरल ट्राइज और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए, और भारत की लुक ईस्ट पॉलिसीज के अंतर्गत जापान को एक की पार्टनर, एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के रूप में चुना गया। 1986 में जापान भारत का सबसे बड़ा एड डोनर रहा। हमारे और जापान के कुछ मूल्य व वैल्यूज़ है जो कि मेल खाती है, जैसे हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स को लेके हमारे वैल्यूज़, फिर प्लूरलिज्म को लेके हमारे वैल्यूज़, ओपन सोसाइटी, रूल ऑफ लॉज, कुछ ऐसे वैल्यूज़ है जो जापान और भारत के संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं। हालांकि 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए पोखरण 2 के दौरान, उस वक्त भारत और जापान के संबंधों में एक बहुत बड़ी खाई आई। उस दौर में जापान ने भारत में बहुत से सैंक्शंस लगाए, और साथ ही साथ जापान ने हमारे पॉलिटिकल एक्सचेंजेस को भी कुछ वक्त के लिए रद्द कर दिया। इकोनॉमिक असिस्टेंस हुआ करती थी, उन्हें भी रद्द कर दिया। फिर इन सारे सेक्शंस को 3 वर्ष के बाद अपलिफ्ट किया गया, और तब से हमारे रिलेशंस और ज़्यादा बढ़ने लगे। जापान के पीएम ने अगस्त 2012 में भारत में विजिट किया, जिसने भारत के और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक नया एजेंडा ऐड किया, और उसे कहा गया ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन जापान एंड इंडिया। इसे आगे चल के मॉडिफाई किया गया 2006 में, जिसे कहा गया ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। 2014 में इसे अपग्रेड किया गया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। 2015 में कहा गया जापान एंड इंडिया विजन 2025 special strategies and global partnership working together for peace and prosperity of Indo-Pacific region and the world। अब हमारे संबंध और ज़्यादा गहराते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते जा रहे हैं। इनमें बहुत से एक्शन ओरिएंटेड पार्टनरशिप्स बन रही है, जो हमारे ब्रॉड कवरेजेस को रिफ्लेक्ट करती है।
हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी। जानेंगे क्या कॉमन फैक्टर्स है रिलेशंस में। हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स की, सॉफ्ट पावर्स, कॉमन कंसर्न्स और एनर्जी कंसर्न्स की। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स देखा जाए तो चाइना का एशिया पैसिफिक रीजन्स में दबदबा, उसका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसे काउंटर करने के लिए हमें रीजनल पार्टनर्स तथा इंटरनेशनल पार्टनर्स की ज़रूरत है। जापान एशिया पैसिफिक रीजन का एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशन है। अब भारत और जापान दोनों के ही चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, और भारत और जापान के संबंध एक ऐसे संबंध है जिनके बीच में किसी भी प्रकार के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, हमारे पर खुद के इंटरेस्ट या फिर किसी प्रकार के बाहरी इंटरेस्ट, किसी प्रोपेगेंडा ने कभी कोई डिस्प्यूट या कोई बाधाएं पैदा नहीं की, जो कि एक तरीके से हमें परफेक्ट पार्टनर बनाते हैं। अब जो भारत है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में मौजूद है इस वक्त। एक तरफ है यहाँ पर हमारा अफ्रीका, और दूसरे तरफ है ये ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज में आते हैं जापान, ताइवान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एवं अन्य कंट्रीज। तो इन सभी कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और ये टेक्नोलॉजी के मामले में ग्लोबल लीडर्स की तरह एक है। इन्हें चाहिए नया मार्केट, तो अगर इन्हें अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ले जाना है तो इन्हें सी रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये होके गुजरेगी साउथ चाइना सी से, फिर आएगी इंडियन ओशन रीजन्स में, इंडियन ओशन रीजन्स में से मिलेंगे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसे वो क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन में आएगी। तो अगर इन शिप्स को यहाँ अगर अपने रिफ्यूल्स करने हैं, अगर उन्हें अपने उन सब के गुड्स को अगर किसी वेयर हाउस में स्टोर करके रखने हैं, तो जापान के पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट्स मौजूद है। चेन्नई के पोर्ट्स, कोची या विशाखापट्टनम, और यहाँ बहुत से अन्य पोर्ट्स मौजूद है। और साथ ही साथ ये जापान तथा इन देशों के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया, जो कि देश दुनिया की आज के वक्त सबसे बड़ी पॉपुलेशन इस वक्त भारत में मौजूद है, 130 करोड़। तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इनके लिए। और अगर हम भारत से आगे चले तो यहाँ हमें देखने मिलेगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जिसमें आएंगे गल्फ कंट्रीज, पर्शियन गल्फ्स एक्सेट्रा, जो कि पूरे करेंगे इन जापान और उनके नेबरिंग कंट्रीज के एनर्जी के नीड को। यहाँ से इन्हें मिलेंगे अपने फ्यूल्स, और साथ ही साथ जापान को यहाँ पर मार्केट भी मिलेगा। फिर उससे नीचे अगर हमें देखने को मिले तो हमें दिखेगा अफ्रीका। अफ्रीका आज के टाइम में एक अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, और ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही पॉपुलेटेड मार्केट होके बनने वाला है। साथ ही साथ ये एक ऐसा मार्केट बनेगा जिसे ज़रूरत होगी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशंस के लिए। तो ये मार्केट बनाएगा इनके लिए, जापान। तो इस तरीके से भारत का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये जापान के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा इस ट्रेड रूट्स को कंप्लीट करने में। फिर भारत और जापान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, जैसे कि जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज हुई धर्म गार्डियन, नेवल एक्सरसाइज मलाबार, एयरफोर्स एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री और 18। अब एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट्स, ये एक
एग्रीमेंट है जिसका प्रयास है दोनों देशों के नेवीज, हम दोनों देश के नेवल फोर्सेस एक दूसरे के पोर्ट्स, एक दूसरे के पोर्ट फैसिलिटीज, नेवल बेसेस, इन सभी एक दूसरे के इनका इस्तेमाल कर सके। भारत जापान के बीच 2+2 डायलॉग कंडक्ट किया गया जिसमें शामिल थे फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स, जो कि इस मीटिंग का एजेंडा था रीजनल पीस बनाया जाए, रीजनल पार्टनरशिप कोऑपरेशन पे जोर दिया जाए। हमने सॉफ्ट पावर देखे थे, बुद्धिज्म लिंकेज, टेक्नोलॉजी, और जापान एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन जिसके टेक्नोलॉजी दुनिया भर में फेमस है उसकी क्वालिटीज़ को लेके। अब कुछ कॉमन कंसर्न्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटीज़ में रिफॉर्म्स को लेके, और साथ ही साथ जापान और भारत दोनों ही G4 नेशंस के देश है। अब दोनों ही देशों को अपने देश के इंडस्ट्रीज, देश की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो दोनों ही देश एक बड़ी मात्रा में निर्भर है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पे। और एक बहुत ही अहम बात यह है कि भारत के जापान के साथ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन ना होने के बावजूद भी दोनों के बीच न्यूक्लियर डील्स हो रखे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स ना होने के बावजूद भी जापान के भारत पे भरोसा करके न्यूक्लियर डील्स करता है। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स को देखें तो इसमें इकोनॉमिक्स आयाम को देखें तो भारत को ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की और ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की ताकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ पे जोर दे सके। वही जापान एक सरप्लस इकोनॉमीज़ है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही डेवलप्ड नेशंस है। तो जापान ने कहा कि उसके इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे। नॉर्थ ईस्ट जो भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिनमें 7 सिस्टर्स स्टेट शामिल है, इन सभी में जापान का एक इंटरेस्ट है। डेमोग्राफी की बात करें तो भारत एक यंग कंट्री है, यहाँ पर यंगेस्ट कंट्रीज इस वक्त भारत दुनिया में। तो इसका मतलब है कि भारत की मेन पावर बहुत ही ऊर्जावान है इस वक्त, और जबकि जापान एक एजिंग कंट्रीज़ है। यहाँ पर जो यूथ है इनकी पॉपुलेशन घटते जा रही है तथा सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जो कि रिटायर हो चुके हैं। तो तो जो वर्क फोर्स है, वर्किंग एज के जो ज़रूरत होती है वो इनकी फुलफिल हो सकती है भारत के द्वारा। भारत अपने मैन पावर, मैनुअल लेबर, ह्यूमन रिसोर्स को जापान के देश में भेज सकता है आगे चल के। फिर अगर हम बात करें इन दोनों की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की तो भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और साथ ही साथ हमने देखा था एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जिसमें भारत प्रोवाइड करता है हमारे कल्चरल हिस्टोरिकल लिंकेजेस और गुडविल्स के आधार पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश। बात करें जापान की तो जापान एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसीज पे वर्क करता है। साथ ही साथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में जापान प्रोवाइड करने वाला है, करेगा अपने इन्वेस्टमेंट, अपने टेक्नोलॉजीज और अपनी इंजीनियरिंग्स को, जो कि इस कॉरिडोर को और ज़्यादा एक्सपांड कर सके।
अगर हम बात करें रिसोर्सेस की, तो भारत के पास इस वक्त प्राकृतिक संसाधनों के बहुत ज़्यादा भंडार मौजूद है, जिसका अगर हम एफिशिएंट तरीके से उपयोग करें तो ये भारत तथा अन्य देशों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसके साथ ही साथ भारत में ह्यूमन रिसोर्सेस, हमने देखा कि भारत की 123 करोड़ की संख्या है। अगर हम अपने वर्किंग एज को स्किल्स प्रदान करें, उनका टैलेंट टैलेंट को और ज़्यादा नर्चर करें, तो ये दुनिया को एक बहुत ही ज़्यादा उन दुनिया के ग्रोथ पे योगदान दे सकता है। और अगर इसी के साथ अगर मिलाया जाए जापान की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जापान की क्वालिटीज़ को, तो भारत एक बहुत ही आगे सफल देश बन सकता है। अब अगर हम बात करें क्या डील्स हो चुके हैं, क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि 1400 किलोमीटर का एक हाई स्पीड रेल रोड लाइन है, इसमें जापान ने $90 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। इस डील के अंतर्गत इस कॉरिडोर में जितने भी नए सिटीज़ होंगे, पुरानी सिटीज़ होंगे, इन सभी की कनेक्टिविटी बनेगी। इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप्ड होंगे इस कॉरिडोर के नज़दीक में, और साथ ही साथ जितने भी पोर्ट्स है, बंदरगाह है, उसके थ्रू जो एक्सपोर्ट्स होता है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर जो एयरपोर्ट्स है, इसके इन्वेस्टमेंट पे भी जापान ने जोर दिया। फिर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन सर्विस का जो प्रोजेक्ट है उसे भी जापान बैक करता है। इसके तहत जापान ने 5500 करोड़ रुपए भारत की मुद्रा में लोन दिए इंडिया को, और ये लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट का होता है। अब जो जापान है वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स है फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 2000 से जून 2018 के बीच लगभग $28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान से आया। तो भारत के सबसे बड़े इनपुट इन्वेस्टर्स है मॉरिशस और सिंगापुर, और उसके बाद आते हैं जापान। मॉरिशस और सिंगापुर इसलिए इतने बड़े इन्वेस्टर्स है क्योंकि मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्रीज है। बहुत से अन्य देश है, यूरोप और यूएसए तथा अन्य देश है, वो क्या करते हैं, मॉरिशस पे अपनी एक कंपनी खोलेंगे और उस कंपनीज के थ्रू वे दुनिया भर के अन्य देशों में इन्वेस्ट करेंगे। दुनिया भर में वे अपने एफडीआईज को भेजेंगे ताकि उनके टैक्स में बजट हो सके। उसी तरह का हाल सिंगापुर का भी है, इसलिए ये दो देश एक बहुत ही बड़े एफडीआई है भारत के लिए। फिर जो भारत का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेजिट कॉरिडोर है, इसमें भी जापान ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। चेन्नई में हमारा पोर्ट बन रहा है, स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, उसमें इन्वेस्ट किया है। अब जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स है जैसे हाईवेज और डैम्स, और खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे जापान का खास इंटरेस्ट है। फिर 2014 में क्योटो काशी पैक्ट साइन हुआ था दो देशों के बीच में, जिसके अंतर्गत भारत का सपना था कि काशी को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए, जो अपने जो पुरानी ट्रेडिशंस है, परंपराएं, प्रथाएं, उन सभी को, और हमारा जो हेरिटेज है, उन सभी को प्रिजर्व करने के साथ ही साथ उसे और ज़्यादा आधुनिक बनाया जाए। अब अगर बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशंस की, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स के तहत यह एग्रीमेंट साइन किया गया अगस्त 2011 में। इस एग्रीमेंट के पहले
तक भारत और जापान का ट्रेड बायलैटरल ट्रेड हुआ करता था लगभग $10.4 बिलियन, जो कि आज 2018 में $16.5 बिलियन है। इसमें भारत का शेयर लगभग $5.5 बिलियन है और इसे हम आगे और भी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, जिसे हम आने वाली साइट्स में आगे देखेंगे। अब इस एग्रीमेंट के दो मुख्य आयाम हैं। पहले है कि भारत के जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारी पॉलिसीज है बाहर के इन्वेस्टमेंट में आते हैं, तथा हमारे जो प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स है, लाल फीताशाही, और जो प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिलने में बहुत सी बाधाएं आती है, इन सभी का निवारण किया जाना और साथ ही साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाया जाना। तो अगर हम बात करें अगर साइनो इंडिया ट्रेड की, तो वो लगभग है $70 बिलियन का, जबकि साइनो जापानीज ट्रेड है वो लगभग $343 बिलियन का है 2014 में। तो चाइना और इंडिया का ट्रेड लगभग $70 बिलियन है, जबकि चाइना और जापान का ट्रेड है इसका लगभग 5 गुना ज़्यादा, $340 बिलियन। तो आने वाले साल में अगर जापान और भारत अपने संबंधों पे और ज़्यादा जोर देता है, तो हम इस आंकड़े को पार कर सकते हैं, इस आंकड़े के करीब आ सकते हैं। भारत में जापानीज बिजनेस की एक बहुत ही अच्छी गुडविल है, गुड इमेज है। अगर हम बात करते क्वालिटीज़ की, तो हम लेना पसंद करते हैं जापानीज प्रोडक्ट की। तो जितने भी जापानीज बिजनेस है उनके साथ भारत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, खासकर हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके। और इन चीज़ों को जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात आती है भारत में, तो उन्हें वो शक की निगाहों से देखता है, तथा उन्हें इसमें खतरा महसूस होता है, डेप ट्रैप तो ना हो, इनका दुरुपयोग तो ना करे चाइना। अब अगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडीज देख सकते हैं हम, जापानीज इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो रियल पॉलिटिक पे बेस्ड है। चाइना आज इतना डेवलप्ड बन पाया, उसके पीछे जापान का एक बहुत ही बड़ा अहम हाथ है। सन 1980 से लेकर 2003 तक जब चाइना उभर रहा था, जब डेवलप्ड हो रहा था, तो उस वक्त जापानीज कंपनियों ने ही सबसे ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। चाइना हाईएस्ट रेसिपिएंट था जापानीज गुड्स का, जापानीज इन्वेस्टमेंट का, 1980 से 2003 के बीच में। तो इन सभी इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस ने चाइना को आज इतना डेवलप्ड बनाया, और साथ ही साथ उन दोनों के बीच में राजनीतिक भरोसे को बढ़ाया, और इसी से उन दोनों देशों के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे उन्हें कम किया जा सका। अब अगर हम जापानीज मार्केट की बात करें, तो वह भारत की जो प्राइमरी एक्सपोर्ट्स है वो सब है, उनमें है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, नॉन मिनरल नॉन मेटेलिक मिनरल वेयर, फिश एंड फिश प्रिपरेशंस, मेटलिफेरस ओर्स एंड स्क्रैप्स, फिर क्लॉथिंग्स एंड एसेसरीज, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल yarns, फैब्रिक्स एंड मशीनरीज। अब बात करेंगे न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट की। तो न्यूक्लियर एनर्जी तथा न्यूक्लियर वेपन्स, ये वॉर को लेके, तथा पिछले 100 वर्षों में आप 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक रहा है डिबेट का। जिन भी देशों में
न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, तो उनके बीच बहुत ही ज़्यादा इसको लेके सावधानियां बरती जाती है। तो भारत के बहुत से सिविलियन न्यूक्लियर इश्यूज है जो कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ट्रू पोटेंशियल्स में एक रुकावट पैदा करते हैं। जापान का एक एंटी न्यूक्लियर स्टैंस है जो इंडिया के एस्पिरेशंस, इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने के ख्वाब पे बाधा डालता है। 2010 में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट पे इंडिया जापान ने वार्तालाप करना शुरू किया और रशियन रिएक्टर्स के अलावा भारत ने फ्रांस और यूएस के द्वारा भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का प्लान किया, जिनमें जापानीज टेक्नोलॉजीज, जापानीज पार्ट्स भी मौजूद होंगे। और इससे अगर हम बढ़ कर देखें तो जो विश्व के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की विख्यात कंपनियां, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेस्टिंगहाउस, एरेवा, इन सभी कंपनीज में ने भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में अपने बहुत से OMUs है तथा बहुत से इंटरेस्ट हैं इनके। हालांकि इन कंपनीज में जापानीज कंपनीज के स्टॉक्स है, उनके शेयर्स है तथा इन कंपनीज में जापानीज कंपनियों के की हिस्सेदारी है। तो जैसे हम बात करें जापानीज कंपनीज की, हिताची, तोशिबा, मित्सुबिशी, ये सभी कंपनी ओन करती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेस्टिंगहाउस, अरेवा को। हालांकि ये जापानीज कंपनीज को जापानीज गवर्नमेंट भारत के साथ ट्रेड डील करने में, न्यूक्लियर डील्स करने से रोकती है जब तक हमारा फाइनल न्यूक्लियर डील बन के तैयार ना हो जाए। तो भारत के लिए जापान का न्यूक्लियर कॉपरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हम इंडो US न्यूक्लियर डील्स को आगे ले जा सके। जैसा हमने देखा कि वेस्टिंगहाउस वो तोशिबा की एक सब्सिडरी है, उसी तरीके से मित्सुबिशी के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बहुत से टाई अप्स है, टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स है। 2011 में जापान में फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डिजास्टर हुआ था, जिसके बाद से एक एक भरोसे की कमी महसूस की जा सकती है भारत में, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की जापान के द्वारा। तो अब हम देखते हैं ये ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स के अंतर्गत जापान की क्या कंडीशंस है, वो क्या चाहते हैं भारत से। तो जापान चाहता है कि हमारे जो सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनमें इंटरनेशनल एजेंसीज का स्ट्रिक्ट, रेगुलर और स्ट्रिंजेंट इंस्पेक्शंस होता रहे। और अगर भारत किसी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो हमारे जो एग्रीमेंट्स है उसे वो टर्मिनेट कर देगा, ऐसा कहना है। फिर जापान चाहता है कि उसे इस चीज़ में छूट मिले। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसीज़ के अंतर्गत जब कोई कंपनी निर्माण करती है न्यूक्लियर प्लांट का, तो उस कंपनी पे की जिम्मेदारी होती है कि वे उस न्यूक्लियर प्लांट्स पे का देखभाल करे तथा उसमें किसी प्रकार के डिजास्टर अगर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो कंपनी होगी। तो जापान चाहती है कि इससे चेंज किया जाए इस पॉलिसीज को। फिर जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है, जब उसका एक बार उपयोग हो जाता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने में न्यूक्लियर फ्यूशंस के द्वारा, फिर जो उससे न्यूक्लियर फ्यूल बच जाता है तो उसे फिर से रीप्रोसेस किया जाता है ताकि उससे फिर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इसे लेके भी जापान के कुछ
पॉइंट्स है कि इसे और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाए तथा इसे इंटरनेशनल एजेंसीज की निगरानी के अंतर्गत ही किया जाए। फिर जो भारत है वो जो जापान की कर जापान चाहता है कि हमारा जो फ्यूल्स है उसे हम ज़्यादा एनरिच ना करें या फिर उसे रीप्रोसेस ना करें। जो हमारा अधिकार है कि हम हमारे पास जो न्यूक्लियर मिनरल्स अगर आते तो हम उसे और ज़्यादा एनरिचमेंट और रीप्रोसेस ना करें। फिर साथ ही साथ जो भारत है उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी को रिफ्यूज़ किया है। इन दोनों को ही भारत ने साइन नहीं किया है। अब हमने देखा ये सब थे जापानीज कंडीशंस। अब देखते हैं भारत के क्या पोजीशंस है। तो जो जापान चाहता है कि सीटीबीटी का जो एग्रीमेंट है उसे उस पे वो जापान बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो हमने देखा कि जो इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील्स थी उसने पहले ही हमारे बायलैटरल सिविलियन कोऑपरेशंस डील्स को और ज़्यादा मजबूत बना दिया है। और इसके अपोजिट में जो सीटीबीटी है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है। सीटीबीटी जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक तरीके से क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है। ये उन देशों को फ़ायदा पहुंचाता है जो पहले से न्यूक्लियर स्टेट्स है। उन्हीं के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज है जिसमें बहुत सी खामियां हैं। और 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किए थे तो उस वक्त भारत ने खुद ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसीज को अपनाई गई थी तथा उन्होंने यूनिलेटरली मॉरेटोरियम लगाया था अपने न्यूक्लियर टेस्ट को लेके। और साथ ही साथ सीटीबीटी को चाइना और यूएसए ने भी रेटिफाई नहीं किया है। तो फिर भारत को भी ये एक पॉइंट मिल जाता है कि वे भी इसे रेटिफाई क्यों करे। तो इंडियो जापान सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट लागू किया गया अब 2017 में। तो ये एनेबल करेगा जापान को कि वे एक्सपोर्ट कर सके न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज़ को और साथ ही साथ हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को वे फाइनेंस कर सके। इसके तहत एक सेपरेट मेमोरेंडम साइन किया गया है जो स्पेसिफाई करता है कि जापान सस्पेंड कर दे कोऑपरेशन को या फिर ये टर्मिनेट कर दे अगर ये ब्रीच करता है अब हमारे नो टेस्टिंग प्लेस को। तो जापान परमिट करता है भारत को कि वे हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स को फिर से हम रीप्रोसेस कर सके। हालांकि जापान की इसको लेके कंडीशन है कि इस रीप्रोसेसिंग के प्रोसेस को एक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन किया जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटीज़ के द्वारा। फिर ये जो हमने एग्रीमेंट देखा इंडो जापान सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कन्वे करता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबर्स को और साथ ही साथ ये भारत की एंट्री को भी पुश करता है।
तो यह एग्रीमेंट एक बहुत ही माइलस्टोन साबित होने वाला है और इससे हमारे जो बायलैटरल ट्रेड है वो और ज़्यादा $15 बिलियन ऐड होंगे उससे। साथ ही साथ हमारे स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिलेशनशिप्स में भी जोर मिलेगा। तो अब जानते हैं कि क्या यह न्यूक्लियर डील हमारे भारत के इंटरेस्ट को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जब जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे कि ये रीफ प्रोसेसिंग पॉइंट्स में आईएई का इंटरफेरेंस और ऐसे कुछ और पॉइंट्स थे, तो क्या ये हमारे भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है? तो जो जापान की कंपनियां हैं इसको इससे एक महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है एज़ कम्पेयर टू भारत, क्योंकि जो जापानीज़ कंपनीज है जैसे मित्सुबिशी हिताची जो न्यूक्लियर फील्ड में मौजूद है, ये बहुत वक्त से लॉस में चल रही है। जब से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ तो इन कंपनीज को नए मार्केट खोजने की तलाश में है ये। और उस केस में जो एनर्जी स्टार्विंग नेशन है भारत, उससे बेहतर मार्केट इन कंपनीज को नहीं मिल सकता आज की डेट में। और साथ ही साथ जापान ने जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हो रही थी शुरू में, उसने जापान ने उसे शुरुआत में अपोज किया, लेकिन बाद में खुद उसने अपने स्टैंस को चेंज कर लिए, क्योंकि अगर वो इसे अपोज करते रहता तो उसे जो भारत का एक बड़ा मार्केट था वो अपने हाथों से वो खो देता। हालांकि अगर हम ये पूरी न्यूक्लियर डील्स को साइन करते हैं और अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तब बहुत से उसमें खामियां आती है, बहुत से उसमें कंस्ट्रेंट्स मौजूद है, जैसे कि पॉलिटिकल कमर्शियल कंस्ट्रेंट्स है। सबसे पहले सिक्योरिटी असेसमेंट्स को लेके बाधा है, सेफ्टी असेसमेंट्स को लेके बाधा है, फिर राइट टू रिटर्न्स। फिर आगे देखते क्या कंसर्न्स है। जैसा कि हमने देखा कि पहले भी कि ये जब से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया 2011 में, उसके पहले जो इंडो जापान बायलैटरल ट्रेड था वो 10.4 बिलियन का था, जो 2016 में बढ़ के $14 बिलियन का हो गया। लेकिन इसका कंपेयर अगर हमने किया था जापान चाइना बायलैटरल ट्रेड का, तो वो कितना था उस वक्त $343 बिलियन के आसपास, या फिर $300 बिलियन के ऊपर था। तो एक तरफ इंडो जापान बायलैटरल रिलेशंस है $14.5 बिलियन, और उसके अगेंस्ट में $300 बिलियन ऑफ जापानीज चाइनो बायलैटरल, जो कि लगभग कितना गुना होगा, 25 गुना बड़ा ट्रेड है। तो ये एक दर्शाता है कि बहुत ही बड़ा पोटेंशियल मौजूद है इंडो जापान बायलैटरल ट्रेड में। अगर हम इसे ध्यान से कार्य करें, स्ट्रेटेजिक कार्य करें, तो हम इन आंकड़ों को टच कर सकते हैं। हालांकि भारत का एक ट्रेड डेफिसिट है जापान के बायलैटरल ट्रेड में, जो कि बढ़ के 3 बिलियन से हो गया और $5 बिलियन। भारत चाहता है कि जापानीज मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स में जो बैन लगाए गए हमारे एग्री प्रोड्यूस को लेके, उससे वो बैन को हटाया जाए, जो कि एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर है। साथ ही साथ भारत चाहता है कि हमारे मैन पावर को ज़्यादा एक्सेस मिले वहाँ के सर्विस सेक्टर्स के में, वहाँ की फार्मा इंडस्ट्रीज़ में। और जो भारत की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, जब जापानीज इन्वेस्टर्स भारत में जापान करने आते तो उन्हें बहुत से लाइसेंस, बहुत से फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट
कि क्लियरेंसेस, फिर प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस, लैंड अलॉटमेंट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर नीड, इन सभी को लेके बहुत ज़्यादा इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अब फिर उसके बाद आता है एक बहुत ही बड़ा हर्डल, वो है करप्शन। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक टेपिज्म भी भारत में मौजूद है। तो इन सभी खामियों को भारत को कम करने की ज़रूरत है, ताकि इन बाहर फॉरेन ट्रेड्स और ज़्यादा आसानी से भारत को में आ सके, तथा फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट्स में एक्सेस करने में आसानी हो। अब एक भारत के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है इस प्रोजेक्ट में। यूरोपियन यूनियन और जापान ने साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जो कनेक्टिविटी को बूस्ट करने वाला है जापान और एशियन कंट्रीज़ और यूरोप के बीच में। तो ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा चाइना के वर्ल्ड के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के अगेंस्ट। एक तरफ चाइना जो कि आज की डेट में एक तरीके से मोनार्की रूल्स पे आधारित है, तथा एक तरीके का वहाँ का वन पार्टी सिस्टम है, और जापान जिस तरीके से डोमिनेट करना चाहता है वर्ल्ड वाइड ट्रेड्स में, तो उसके अगेंस्ट अगर हम जापानीज़ एथिक्स को देखें, जापान के इकोनॉमिक बिजनेस को देखें, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, बहुत ही ज़्यादा एथिकल है, इंक्लूसिव है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा भारत को। आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। धन्यवाद।